हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और वीडियोस थोड़ा सा आने में लेट हो रहा है। एक्चुअली मैंने आज वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए किया था, लेकिन जो वॉइस है वही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मुझे फिर से दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर भी कभी कभी ऐसी इश्यू आ जाती हैं, तो इसके लिए घबराए नहीं, वीडियोस आपकी आती रहेंगी और आपको जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो मिलता रहेगा। आप बस धैर्य बना कर रखें एंड आप अपनी जो ड्यूटी है पढ़ाई की वो कंटिन्यू रखें। अपने शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आप अपने तैयारी करते रहें और सफलता कहीं ना कहीं प्रकृति आपको प्रोवाइड करेगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर सीरीज में हमने क्या देखा था? एटीट्यूड के बारे में देखा था, एटीट्यूड के बारे में जाना था। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड में क्या अंतर है इसे भी देखा था। एंड along with what was the relationship between the aptitude and other qualities like the skills, interest, intelligence, ability, इन सब के बारे में भी जाना था। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, एंड ये डायरेक्ट सिलेबस में आपका मौजूद है, सो डोंट इग्नोर दिस लेक्चर सीरीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, देखो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनफैक्ट वी एज वेल, तो एक फाउंडेशनल वैल्यूज उनके अंदर होनी चाहिए, सो दैट जो उनके अंदर वैल्यूज होगी उसके आधार पर पब्लिक वेलफेयर कर पाएंगे। क्योंकि सिविल सर्वेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सर्व द पब्लिक, एंड उसके लिए फाउंडेशनल वैल्यूज की दरकार होती ही है। ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, उसे डिस्कस करेंगे और इसमें से 3 एग्जांपल्स आप मेंशन करोगे। तो फाउंडेशनल वैल्यूज को समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में हमने आपको बताया था। तो वैल्यूज किसी व्यक्ति के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज होती हैं, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम व्यक्ति डिसीजन लेता है, जज करता है, एंड उनकी जो वैल्यूज है वो डेफिनेटली उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है ना। कोई व्यक्ति एक काफी ज्यादा केयरिंग है, तो वो केयरिंग वाला जो वैल्यू है वो उस व्यक्ति के अंदर दिखेगा, उस व्यक्ति के बिहेवियर में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा का एग्जांपल आप ले सकते हो। उन्होंने एम्पैथी को हाईएस्ट वैल्यू माना। एम्पैथी मतलब दया भाव, है ना, किसी दूसरे के दुख को अपना समझना एंड उनकी जो कष्ट है दूर करने का प्रयास करना। एंड इवन मदर तेरेसा ले लो या फिर आप स्वामी विवेकानंद ले लो, उनका क्या एक, अगर हम बात करें कोट था तो आपको याद होगा, सर्विस टू द मैनकाइंड मींस सर्विस टू द गॉड। तो ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि सर्टेन वैल्यूज जो इनके अंदर निहित थी, एंड इन सब का अगर हम सार निकाले तो इम्पैथी टुवर्ड द पीपल सबसे हाईएस्ट वैल्यू माना जाता था। दैट्स व्हाई इनके नाम आज भी फेमस है, एंड इनके कोट्स एंड इनके जो मार्गदर्शन है आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो अगर हम बात करें फाउंडेशनल वैल्यूज की, तो फाउंडेशनल वैल्यूज नाम से ही पता चल रहा है, वो वैल्यू सिस्टम, वो वैल्यूज, वो क्वालिटीज जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल हैं, एंड ये किसी भी सिविल सर्वेंट के कोर आइडेंटिटी को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि आप अगर सिविल सर्वेंट को देखोगे, उनके अंदर निहित वैल्यू को फाइंड आउट करने को देखोगे, तो फिर ये वैल्यूज उनके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, दीज आर इसेंशियल वैल्यू सिस्टम so as to achieve the objectives or goals like integrity, compassion। तो ये सब जो ब्रॉडर गोल्स हैं, इंटीग्रिटी, कंपैशन,
इन सब के लिए ये फाउंडेशनल वैल्यूज की दरकार होती ही है, बिकॉज इन्हीं सब से अदर वैल्यूज मजबूत बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हो कि एक कंपोशनेट आईएएस ऑफिसर प्रशांत नायर, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कंपोशनेट कोझिकोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत वेरियस पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और लोगों का मदद किया जाता है। तो आप समझ सकते हो लोगों का मदद करना, एम्पैथी टुवर्ड द पीपल्स, ये इंडिकेट करता है कि उनके अंदर कंपैशन रही है। एंड कंपैशन होगा तभी जो सिविल सर्वेंट है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा, उनके दुख को समझेगा एंड अल्टीमेटली वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट के रूप में निकल कर भी आएगा। तो बात करें अब हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज में वैल्यू सिस्टम देखने को मिलता है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे जो वैल्यू सिस्टम है वो एक प्रकार से आती गई और ज्यादा मजबूत होती गई एंड अल्टीमेटली वी हैव द फाउंडेशनल वैल्यूज। एंड अगर हम बात करें भारत में तो सिविल सर्विस की जो वैल्यूज हैं वो सब इवॉल्व हुई हैं ओवर द टाइम, और आपको ही पता है वैल्यूज ये सब जो है टाइम के अनुसार चेंज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ये सब जो वैल्यू सिस्टम में बदलाव आते रहते हैं एंड नए नए जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आजकल के समय में निकलते हैं, उस हिसाब से जो वैल्यू सिस्टम है उसका मॉडिफिकेशन चेंज ये सब तो होता ही है। ठीक है, पहले सती प्रथा अगर देखा जाए तो हमारे समाज में मौजूद था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है। पहले जो आपका अनटचेबिलिटी ये सब मौजूद था, अब जो है पूरा एक प्रकार से इलीगल है। तो आप देख सकते हो ये सब कुछ एग्जाम्पल से जो बताते हैं कि जो चीजें हैं वो बदलते रहती हैं। दैट्स वाई बेस्ड ऑन द नीड एंड डिमांड ये जो आपका वैल्यू सिस्टम है इवन इन द सिविल सर्विसेज वो आपका टाइम के अनुसार और मजबूत होता जाता है। तो अगर हम बात करें कैसे इवॉल्व हुआ तो आप देख सकते हो वी हैव द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 एंड ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, और इसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज की बात की जाती हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, लाइक इंटीग्रिटी, डिवोशन टू द ड्यूटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपके जो मोरल स्टैंडर्ड्स है ना, जो नैतिक स्टैंडर्ड्स जिसको कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में उस नैतिक स्टैंडर्ड्स को जब नहीं तोड़ा जाता है, उसका पूर्णतः पालन किया जाता है, तो इसका मतलब इंटीग्रिटी होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है जो एक सिविल सर्वेंट होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अगर कुछ अच्छा काम, पॉजिटिव काम करना है, एज वेल एज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी। तो फिर ये जो इंटीग्रिटी है उनको एक मार्गदर्शन के रूप में मदद करती है कि वो इन चैलेंजेस को आसानी से डील कर सके एंड अल्टीमेटली जो लोगों का वेलफेयर है वो कर सके। एंड अगर हम बात करें ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल 2007 की, तो जो आपका ड्राफ्ट पब्लिक बिल 2007 है इसमें सर्टेन वैल्यूज को डाला गया है, और ये सब वैल्यूज आपको केस स्टडी में काम आएगा। यू शुड रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंटर्स वैल्यू सिस्टम। जैसे एक सिविल सर्वेंट को संविधान के आइडियल्स के प्रति पालन करना होगा, एलिगेंस टू द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस उनका प्राइमरी गोल हो सो दैट एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन आ सके, ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग। और जब हम बात करते हैं ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग, इसका मतलब ये कि जो आपका गवर्नमेंट है वो कोई भी हो, हमें न्यूट्रल रहकर अपना ड्यूटी निभाना है। दिस इज कॉल्ड ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आपके माइंड में प्रेजुडाइसेस नहीं होनी चाहिए जब आप कोई
स्कीम्स एग्जीक्यूट करते हो या फिर आप किसी फैक्ट या फिर डाटा कलेक्ट करते हो, उसको प्रोवाइड करते हो टू द मिनिस्ट्री, एंड जो भी आप डिसीजन लेते हो उसमें पर्सनल बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। दिस मीन्स द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैंने आपको बताया था, देयर शुड बी नो पर्सनल बायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग। एंड व्हाट अदर फीचर्स? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। एंड इवन आपको पता है कि इंडिया इज ए रिसोर्स डेफिशिट इन द सेंस कह सकते हो कि जो रिसोर्सेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है भारत में, पैसे की कमी होती है। इस बात पर अगर हम देखें तो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बेसिकली जो वेस्टेज उसको रोक सकता है, एंड ऐसे में सेविंग्स होगा एंड आपका बेनिफिट ओवरऑल सोसाइटी उठाएगा। तो ये बात है ना, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज इन एक्सपेंडिचर। एंड ये देख सकते हो आप 10th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये आपको जो रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट है वो आपने सुना होगा, इसके बारे में आप पढ़ते भी हो। तो ये जो आपका 10th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC है, इसमें कुछ अन्य वैल्यू सिस्टम की बात करी गई है जो एक सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए। पहली बात तो ये अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। तो अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में तो मैंने आपको दिखाया भी था, इट इज ऑल्सो बेसिकली मीन्स एलिगेंस टू द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो आपका अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ये है ही है, साथ ही साथ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी वही हो गई आपकी कि आप कास्ट, जाति, ये सब किसी के नाम पर आप भेदभाव ना करना, इक्वली ट्रीट करना, दिस मीन्स इम्पार्शियलिटी है ना। नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, ये सब आपके बेसिकली कुछ जो वैल्यू सिस्टम है वो सेकेंड ARC में भी बताई गई है। अब बात करते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज की जरूरत क्यों है। तो व्हाई वी रिक्वायर फाउंडेशनल वैल्यूज, इसके तो सिंपल आंसर है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को अपहोल्ड करना जरूरी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड और उनके आइडियल्स पर ही सबको चलना है। एंड ये बात भी आपको पता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी एंड वाइड रेंजिंग पावर होते हैं अंडर द वेरियस रूल्स, लॉज, ठीक है। और अगर फाउंडेशनल वैल्यूज की कमी होंगी तो फिर करप्शन या एब्यूज ऑफ पावर, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं, देयर बाय डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो दूसरा है आप देख सकते हो, व्हाई वी नीड, बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और आपको ही पता है वेलफेयर स्टेट जहां पर सभी को इक्वलिटी का अधिकार, सबको जो आपका अधिकार है रहने का, या फिर आपका जो हम संविधान में देखते हैं हमें जो वेरियस राइट्स मिली हुई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस को सबका अधिकार है, दैट्स व्हाई वी हैव व्हाट, वी हैव द नालसा, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो मेंटेन करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें ये सिविल सर्वेंट्स में फाउंडेशनल वैल्यूज की दरकार होती ही है। एंड वेलफेयर स्टेट तभी स्टैब्लिश हो सकेगा जब सिविल सर्वेंट पब्लिक इंटरेस्ट की प्रायोरिटी रखे एंड साथ ही साथ सर्टेन जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी अपहोल्ड करके रखे, वन इज योर ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, तभी जाके जो सिविल सर्वेंट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा काम एंड कंपोशनेट होकर काम कर सकेगा। एंड नेक्स्ट इज योर फिलिंग द गैप। फिलिंग द गैप यानी कि लेट्स से कि कोई लॉ बनाई गई, अब एक लॉ हो सकता है सारे इश्यू को कवर ना करे, लेकिन अगर कोई अच्छा सिविल सर्वेंट है जिसके अंदर फाउंडेशनल वैल्यूज मौजूद है तो फिर उस गैप को भी फिल करने का ये काम करेंगे, है ना, एंड मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव। तो ये हमने डिस्कस किया द इवोल्यूशन ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज। एंड नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट
टॉपिक है। एंड आपको याद रखने चाहिए कि ये जो आपके छोटे छोटे डेफिनेशन वाले थ्योरी है ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो इस पीडीएफ में आपको हर जगह कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स के डेफिनेशन है मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ना मिले तो आप जो जी सुब्बाराव का बुक है उसमें आप जब लास्ट सेक्शन में जाओगे तो उसमें ग्लोसरी करके एक चैप्टर होगा जिसमें बहुत सारी ग्लोसरी कीवर्ड्स के आपके डेफिनेशन दिए होंगे। तो आपको बस अच्छे से पढ़ लेना है, उसको बार बार रिवीजन करते रहना है, सो दैट आपके माइंड में वो सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो चिपक जाए एंड दैट कीवर्ड्स विल बी यूज्ड इन योर केस स्टडी एज वेल एज ये सब जो आपका थ्योरी पार्ट है उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। सो जैसे इंटीग्रिटी है, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, करेज और कन्विक्शन, ये सब आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। एंड देख सकते हो इंटीग्रिटी की बात करें तो अच्छा खासा क्वेश्चन आया है 2018, 2017, 2014 एंड तो 2014 में भी ये आपका क्वेश्चंस आए हैं। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द टॉपिक इंटीग्रिटी। जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर सिचुएशन में आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर मोरल प्रिंसिपल्स है जो आपके अंदर निहित है ना, जब उसका आप पूर्णतः पालन करते हो तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन एक तो आपका नॉर्मल होता है तब आप अपने मोरल प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाती है, कभी कभी बहुत प्रकार की इश्यूज आ जाती हैं, तो उस दौरान भी आप अपने जो मॉरल प्रिंसिपल्स है या फिर स्टैंडर्ड्स हैं उसको कायम रखते हो, तो वो हो गया आपका इंटीग्रिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे इंटीग्रिटी के। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो आपका इंटीग्रिटी है ये 4 स्टेप प्रोसेस है। 4 स्टेप प्रोसेस कहने का मतलब एक तो सबसे पहली बात कि राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट को चूज किया जाता है। राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट यानी कि जो सही रास्ते हैं उसको चूज किया जाता है। एंड दूसरी बात ये कि उस पर कंसिस्टेंटली एक्ट किया जाएगा विथ दैट चॉइस, चाहे वो इनकन्वीनियंट कितना भी लगे। तो ये हो गया आपका दूसरा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप ओपनली डिक्लेयर करते हो जो आपका स्टैंड है ना, आपका जो स्टैंड है आप ओपनली डिक्लेयर करते हो। एंड जो चौथा है इज द रिजल्ट ऑफ वन एक्शंस, है ना। तो इंटीग्रिटी इज ए 4 स्टेप प्रोसेस, राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट, नेक्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी, ओपन स्टैंड एंड नेक्स्ट इज योर रिजल्ट। तो एग्जांपल देख सकते हो इंटीग्रिटी के, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अशोक खेमका, इन्होंने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखाया कैसे, बिकॉज इन्होंने राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट चूज किया, यानी कि जो इनकी प्रोफेशनल वैल्यू सिस्टम है, इनकी जो थॉट है, उन्होंने अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट किया एंड अल्टीमेटली आप अशोक खेमका के प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के बारे में जानते हो। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की बात करें तो एक तो आपका मोरल इंटीग्रिटी है। जब हम बात करते हैं मोरल इंटीग्रिटी तो इसके तहत जो स्टैंडर्ड्स है मोरलिटी की उसको आप कंसिस्टेंटली पालन करते हो, उस मोरल स्टैंडर्ड्स के प्रति ऑनेस्ट हो, तो ये आपका मोरल इंटीग्रिटी कहलाया जाता है। मोरल इंटीग्रिटी मतलब जो आपके मोरल स्टैंडर्ड्स हैं उसका आप कंसिस्टेंटली पालन करते हो, उस स्टैंडर्ड्स के प्रति ऑनेस्ट हो, तो वो आपका मोरल इंटीग्रिटी कहलाता है। एंड दिस मोरल इंटीग्रिटी इज यूज्ड फॉर द जजिंग अदर्स एज वेल एज आवरसेल्फ। एग्जांपल भी देख सकते हो, गौतम बुद्ध, इन्होंने प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, यानी कि थॉट और शब्द यानी कि जो हम बोलते हैं, डीड्स यानी कि जो हम एक्टिविटी करते हैं, डीड्स। ठीक है, तो बुद्ध ने प्योरिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स की बात कही और इन्होंने अनकंडीशनल कमिटमेंट दिखाया टू द इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो भी इथिकल प्रिंसिपल्स ये अपने अंदर निहित करते थे, पालन करते थे, उसमें ये कमिटमेंट भी रखते थे। और आप गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में जानते ही हो। ठीक है, तो इनका कहना था
देयर शुड बी प्योरिटी ऑफ देयर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब हम एक्शन में आते हैं तो हम जो है प्रेजुडाइज्ड बन जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज नॉट द करेक्ट वे। एंड अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है कि जो हम स्टैंडर्ड्स चाहते हैं कि दूसरा लोग हमारे प्रति रखे, एंड वही जो स्टैंडर्ड्स हैं हम दूसरे के प्रति रखते हैं, तो हो गया आपका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इट शुड बी ट्रू टू वंस ऑन थिंकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हो जाता है कि एक पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, हम चाहते हैं कि ए जो है वो बी के साथ अच्छा व्यवहार करे, ठीक है, यानी कि जो आपका बी है वो चाह रहा है कि ए इसके साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की, तो इसके तहत क्या होगा कि बी को भी ए से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जो हम सोचते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हम अपने आप पर लागू करते हैं, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे को पालन करने के लिए, वही हम भी पालन करें, वो हो गया आपका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड इसके लिए जाहिर सी बात है सेल्फ डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन, इसको ओवरकम करना पड़ता है, एंड वी हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ वंस ट्रूथफुल कंसाइंस, यानी कि अंतरात्मा। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिवोक कर दिया आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, बिकॉज नॉन वायलेंस एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रहा है महात्मा गांधी का, एंड जहां इन्होंने देखा कि वायलेंस की घटना घटी तो अल्टीमेटली इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इट इज द इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस, एंड दैट्स वाई he called off speedily the non-cooperation movement after the violent जो इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा वाला। ठीक है, एंड जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की, तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी में क्या होगा कि जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार जब हम एक्ट करते हैं along with the consistency and willingness, इवन अगर कोई क्रिटिसिज्म या एल्यूरमेंट्स कर रहा है फिर भी हम अपने प्रोफेशनल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स का पालन करते हैं, तो वो हो गया आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। यानी कि जो इंटीग्रिटी जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में दिखाते हैं तो हो गया आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड एग्जाम्पल भी है, जैसे संजीव चतुर्वेदी, इन्होंने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी शोकेज किया जब ये सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर थे ऑफ द एम्स दिल्ली, एंड सेवरल बड़े बड़े स्कैम्स इन्होंने अनकवर किए। तो इनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखती है यहाँ पर, आप देख सकते हो, है ना। तो जो प्रोफेशनल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स है वो संजीव चतुर्वेदी जी के जो कैरेक्टर है उनमें दिखती है। एंड बात करें सेकंड एआरसी रिपोर्ट इंटीग्रिटी के ऊपर क्या कहता है, तो आप देख लो, इसमें दो सेक्शन है। एज पर द सेकंड एआरसी ए पर्सन मस्ट नॉट, एंड दूसरा ए पर्सन मस्ट। तो पहली बात तो कोई भी व्यक्ति उसको ऑफिशियल पोजीशंस का मिसयूज नहीं करना है, फिर चाहे कोई इंफॉर्मेशन इनको प्राप्त होती है जो नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो एक्सपोज कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उस इंफॉर्मेशन के सहारे कुछ गलत गतिविधियों को अंजाम देने की बात हो, तो ये सब नहीं होने चाहिए, यानी कि देयर शुड नॉट बी द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी विच माइट कंप्रोमाइज हिज जजमेंट। ये तो आप बार बार सुनते होंगे, है ना, कि जो हो सकता है कि जो गिफ्ट दे रहा है उसके पीछे उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो और बाद में जो है आपसे बेनिफिट चाहे,
तो दैट्स वाई इसमें बोला जाता है पर्सन मस्ट नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी विच माइट कंप्रोमाइज हिज जजमेंट। एंड तीसरा, मस्ट नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन विदाउट द अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट में क्या बातें हैं आप देख सकते हो, पर्सन मस्ट, तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, टू फुलफिल द इंटीग्रिटी, तो जो इनके ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस है, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से फुलफिल करना है। एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल वे में एक्ट करना है। एंड जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको रिटेन करके रखना है, जो पब्लिक का भरोसा है। और साथ ही साथ ये भी श्योर करना है कि जो पब्लिक मनी है या रिसोर्सेस है वो इफिशिएंटली यूज होने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि जो पब्लिक रिसोर्सेस है, मनी है, वो वेस्टेज में जाए, बिकॉज काफी बड़ा नुकसान होता है। अगर हम बात करें भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री, एंड एक प्रकार से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस इज ए मस्ट। एंड बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन इन हिज पब्लिक डीलिंग, तो जब भी पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो लॉ है, लॉ को कंप्लाई करे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को अपहोल्ड करे। अन्य एग्जांपल जो इंटीग्रिटी के आपको मिल जाएंगे, एक है आपका एस आर शंकरन। एंड एस आर शंकरन बेसिकली चीफ सेक्रेटरी थे त्रिपुरा के। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली जाना जाता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976। एंड ये जो आपका एक्ट है इसको इन्होंने यहाँ इनफोर्स करवाया डिस्पाइट की सेवरल प्रेशर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स इनको झेलने पड़े थे। एंड इवन अब्राहम लिंकन ने एक बातें कही, और अब्राहम लिंकन भी जो हाई इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो प्रिंसिपल रही है, वैल्यू सिस्टम रही है, उन्होंने उसका पालन भी किया डिस्पाइट की अपोजिशन इनको झेलने पड़े। एंड उन्होंने कहा भी आई एम नॉट बाउंड टू विन, है ना, कोई जरूरी नहीं कि मैं जीत ही जाऊं, लेकिन आई एम बाउंड टू बी ट्रू, ये जरूरी है कि मैं सत्य रहूं। एंड आई एम नॉट बाउंड टू सक्सीड बट आई एम बाउंड टू लीव बाय द लाइट। एंड आई मस्ट स्टैंड विथ एनीबॉडी दैट स्टैंड्स राइट, कि मैं उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहूं जो राइट है, एंड तब तक खड़ा रहूं जब तक वो राइट है। एंड अगर वो रॉन्ग या गलत हो जाता है तो मैं वहां से उससे अलग हो जाऊंगा। तो ये बताता है इंटीग्रिटी के वैल्यू को, कि इंटीग्रिटी की वैल्यू कितनी है। एंड सत्येंद्र दुबे, इन्होंने अपनी लाइफ भी लॉस्ट कर ली इन फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन इन NHAI। एंड अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो पहली बात तो ये कि ऑनेस्टी का मतलब बस ट्रुथफुल रहो, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें ट्रुथफुल रहना है ना। इवन क्या कि इवन यू हैव टोल्ड लाई, तो फिर जब बाद में आप रिकॉग्नाइज करते हो, आप दूसरे को बता देते हो कि हाँ मैंने झूठ बोला, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। एंड ऑनेस्टी विदाउट इंटीग्रिटी इज पॉसिबल, यानी कि ऑनेस्टी विदाउट इंटीग्रिटी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंटीग्रिटी रिक्वायर्स मच मोर स्ट्रिक्टर कंडक्ट इन द बिहेवियर, है ना। एंड एग्जांपल देख सकते हो ऑनेस्टी के, ऑनेस्टी मींस ए पर्सन कैन लाई, है ना, एंड बी ऑनेस्ट व्हेन ही से लाइड, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। और इंटीग्रिटी की बात करें तो इसका मतलब वही है कि उस अपने कंडक्ट में कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। एंड और उनका जो कंडक्ट है वो किससे गवर्न होता है, तो उनके जो वैल्यू सिस्टम है, प्रोमिसेस है, उससे। तो लेट्स से कि किसी ने प्रॉमिस किया और किसी भी हाल पर उस प्रॉमिस को निभा रहा है, इट इज द इंटीग्रिटी। एंड इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी, जाहिर सी बात है बिना ऑनेस्टी के इंटीग्रिटी नहीं आ सकती, ठीक है। एंड इंटीग्रिटी डिमांड्स कि जो पर्सन है वो पहली बात तो ये कि लाई ना करे, झूठ ना बोले एट द फर्स्ट प्लेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इट शो द हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट की। तो इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है? इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार से विजिलेंस टूल मान सकते हो, और ये जो इंटीग्रिटी पैक्ट है बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो बायर और सेलर के बीच, या फिर बिडर्स या फिर बायर के बीच देखने को मिलती है, जिसके तहत दोनों पार्टीज कमिट करती है कि हम किसी भी प्रकार का करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अकरिंग बिटवीन द टू। एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके द्वारा,
करवाया जाता है तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। और ये जो आईईएम होते हैं ये अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, जिनकी इंटीग्रिटी पर कभी सवाल नहीं किया गया, तभी तो इंटीग्रिटी पैक्ट अच्छे से पालन किया जा सकेगा। क्या सिग्निफिकेंस है इंटीग्रिटी पैक्ट का? तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट काफी तेजी से इस पर काम हो सकेगा, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कोई कंपनी है उस कंपनी का जो इमेज है, जनरल परसेप्शन है लोगों का, उसमें इजाफा आएगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं कंपनी जो अपनी बातों पर टिका रहता है, जो वो बात करता है वो प्रोवाइड करता है, तो जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का, ट्रस्ट जो लोगों का वो है मजबूत होता है। तो इम्प्रूवमेंट इन द इमेजेस एंड जनरल परसेप्शन ऑफ द कंपनी एंड साथ ही साथ रिड्यूस लॉसूट, बिकॉज ये इंटीग्रिटी पैक्ट इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें कही गई हैं उसका शिद्दत से पालन हो। देयर शुड बी नो करप्ट प्रैक्टिसेस and smoothens the procurement process, avoids litigation and arbitration। तो procurement process को भी smoothen करती है। and हाल फिलहाल में जो changes हुई हैं in the standards of protocol by the CVC, तो देख सकते हो रिसेंटली जो आपके सिविल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अमेंड किया ऑन एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज, है ना। तो कुछ चेंजेस की गई हैं। तो क्या चेंजेज है आईईएम पर? पहला चेंज देख सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन आईईएम, यानी कि जो आईईएम होगा वो गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के ही ऑफिशियल्स होंगे जो रिटायर हुए हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इक्विवेलेंट पे स्केल वाले ऑफिसर, ठीक है। एंड दूसरा कि जो रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर हो सकते हैं फ्रॉम द रैंक इक्विवेलेंट टू द जनरल, ये भी आईईएम के रूप में लिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर अपॉइंटमेंट ऑफ आईईएम की बात करें तो देख सकते हो जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसर्न, इनको नाम फॉरवर्ड करना पड़ेगा सुटेबल पर्संस का, किनके पास? सीवीसी के पास। टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर 3 साल की होगी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने बात किया इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप की। तो दोनों शब्द सिमिलर लग रहे होंगे बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जब हम बात करते हैं इम्पार्शियलिटी की, तो इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को भी एक्स्ट्रा समर्थन नहीं कर रहे हो, ये हो गया आपका इम्पार्शियलिटी। कहने का मतलब इट इज लाइक ए तराजू। तराजू मतलब आप समझते ही होंगे, तौलने वाली जो होती है मशीन वो, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होती है, किसी को भी ज्यादा एक प्रकार से वैल्यू न देना, न्यूट्रली ट्रीट करना अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो इम्पार्शियलिटी रिफर्स टू नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ए ग्रुप मोर देन द अदर। कहने का मतलब ये है कि लेट से ए है और बी है, ठीक है, एंड कोई लड़ाई हो गई ए और बीच में, और यू कैन, है ना, एज ए पर्सन सी, और बेसिकली ए आपका कोई नेबर है या कुछ भी है, एंड जब आप फैसला सुनाते हो तो आप बेसिकली न्यूट्रल रहते हो इस समय। तो ये हो गया आपका इम्पार्शियलिटी, डिस्पाइट कि ए आपका फ्रेंड है या फिर कोई और है जो आप जानते हो जिसे, तो ये हो गया इम्पार्शियलिटी, ठीक है। एंड इनका अगर हम इम्पार्शियलिटी के अनुसार जाए तो इसका मतलब जो डिसीजन है वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स यानी कि देयर शुड नॉट बी बायसनेस, देयर शुड बी नो प्रेजुडाइसेस, ठीक है, देयर शुड नॉट बी द फोकस टू प्रेफर द एडवांटेज टू वन पर्सन, है ना। तो एग्जाम्पल भी है, जैसे जज है, ठीक है, तो जज किसी भी व्यक्ति को पहले से ही दोषी नहीं मान सकता, है ना, इस बात पर कि वो पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा या फिर वेरियस जो टीवी में रिपोर्ट चल रही होंगी या फिर अदर रिपोर्ट्स आ रही होंगी, तो इस बात पर वो दोषी नहीं मान सकता। इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। एंड अगर कोई पुलिस ऑफिसर वेल्दी पर्सन को लेट से फेवर करता है, अगर कोई केस पुअर पर्सन ने फाइल किया और जब ये केस पुलिस
में गया तो पता चला कि वेल्दी पर्सन्स का समर्थन हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसका जो एक्शन है उसको इम्पार्शियल तो नहीं कहा जाएगा, बिकॉज देयर इज गिविंग मोर वैल्यू टू द वन, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पार्शियलिटी। एंड अगर हम बात करें इम्पार्शियलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए इम्पार्शियलिटी दो डिफरेंट लेवल पर काम करता है। एक तो आपका पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी और दूसरा पब्लिक इम्पार्शियलिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, इसमें क्या होता है कि आपको भी पता है कि जो एक सिविल सर्वेंट होते हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट, बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो तो बदलते रहते हैं, इनको लोग चुनते हैं। तो डिस्पाइट यू लाइक और नॉट, बेस्ड ऑन योर पर्सनल ओपिनियन व्हाट यू हैव टुवर्ड द पॉलिटिकल पार्टी, आपको इक्वली परफॉर्म करने हैं अपनी ड्यूटी, ठीक है, एंड सर्विंग द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल persuasion equally well irrespective of civil servants on personal opinion। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी आ जाएगी। दूसरा है आपका पब्लिक इम्पार्शलिटी। इसमें क्या होगा कि जो सिविल सर्वेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयर, जस्ट, ऑब्जेक्टिव मैनर में कंडक्ट करेंगी, इक्विटेबल मैनर में कंडक्ट करेंगी, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल ऑन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन और एनी अदर, ठीक है। तो ये होगा पब्लिक इम्पार्शलिटी। जब आप पब्लिक को ट्रीट कर रहे हो, जब पब्लिक को डील कर रहे हो, तो यू शुड बी इम्पार्शियल, तो दिस इज नोन एज पब्लिक इम्पार्शियलिटी, ठीक है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब आपको पता ही होगा, दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम होम, फ्रॉम द पीपल, और ये इलेक्ट होके आते हैं, एंड इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग। एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और इनको कैसे लाया जाता है, तो बेसिकली टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइजेज, फॉर एग्जांपल ये जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से ये सिस्टम में आते हैं अल्टीमेटली। एंड इनका रोल क्या है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, साथ ही साथ एडवाइजरी करना मिनिस्टर्स को, है ना, इंपॉर्टेंट मैटर्स पर सब में एडवाइज करना मिनिस्टर्स को। अब बात करते हैं नॉन पार्टीशनशिप की। नॉन पार्टीशनशिप का क्या मतलब हुआ? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पार्टीशनशिप, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी, अपनी टास्क परफॉर्म करेगा विदाउट एनी फियर और फेवर और टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना। नॉन पार्टीशनशिप, किसी की तरफ ज्यादा झुकना नहीं है, न्यूट्रल वे में विदाउट एनी फियर और फेवर हमारे अपनी ड्यूटी को कंडक्ट करने हैं। एंड जो वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेटर का, वो कहाँ से निकल कर आएगा? हमारे संविधान से निकल कर आएगा, संविधान के आइडियल से निकल कर आएगा, नॉट फ्रॉम द फिलोसफी और आइडियोलॉजी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, बिकॉज संविधान के प्रति वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देख सकते हो जो टीएन शेषान है, तो टीएन शेषान को याद किया जाता है फॉर हिज नॉन पार्टीशन रोल एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमआर यानी कि मिस्टर के आर नारायण, इन्होंने नॉन पार्टीशनशिप की वैल्यू दिखाई by declining the United Front Prime Minister's recommendation to dismiss the बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो ये सब एग्जाम्पल बेसिकली आपको लिखने हैं, दैट्स व्हाई एग्जाम्पल दी जाती है, ये नहीं कि सुन लेना है बस, इन सब एग्जाम्पल को लिखना भी है। और अगर आपके पास कोई रिसेंट एग्जाम्पल आते हैं तो वो तो और लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस बिटवीन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। क्या डिफरेंसेस है? तो बेसिकली नॉन पार्टीशनशिप आपका एक प्रकार से एटीट्यूड है, ये जो है बिहेवियर में हमेशा रहेंगी, है ना। एटीट्यूड जो है आपको ही पता है ना, वो मनुष्य के अंदर लगभग परमानेंट ही रहता है ना। तो नॉन पार्टीशनशिप भी एक प्रकार से एटीट्यूड है, ठीक है। अगर है तो फिर आपके बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। एंड इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ सिविल सर्वेंट्स along with whom with the political executives, and thus ये नैरोवर कंसेप्ट है। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स से जो रिलेशनशिप है उसको ये डील करता है, एंड इट इज ए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, है ना। लेकिन इम्पार्शियलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप के बीच तो डील करता ही करता है, प्लस पब्लिक भी, ठीक है, ठीक है। तो इम्पार्शियलिटी इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। तो पार्टिकुलर सिचुएशन में हम जो बिहेव करते हैं, है ना, इम्पार्शियल तरीके से, जैसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, डिलेमा आ गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया,
तो वहां पर हम इम्पार्शियल का जो वैल्यू सिस्टम है वो दिखाते हैं, तो हो गई आपकी इम्पार्शियलिटी। एंड इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ सिविल सर्वेंट नॉट ओनली विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बट पीपल एज वेल, इसलिए ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, तो क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सिग्निफिकेंस दोनों के लिए आप लिख सकते हो। इवन क्वेश्चन भी आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप बी कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वैल्यू इन पब्लिक सर्विसेज स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। उसके बाद एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट क्या पूछ रहा है आपसे, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों माना जाता है पब्लिक सर्विसेज में इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप को, तो सिग्निफिकेंस देख सकते हो आप, है ना। इट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू द मिनिस्टर, है ना। जब आप इम्पार्शियल रहते हो, नॉन पार्टीशनशिप रहता है, तो आपके जो प्रेजुडिसेस है, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो सब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यू विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड यू विल प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड एडवाइस, यानी कि अपने जो प्रेजुडिसेस विचारधारा को आधार पर आप इंफॉर्मेशन मिसमैच या फिर डाटा मिसमैच प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी द रूल ऑफ इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो इट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू द मिनिस्टर एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन व्हेन डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिजल्ट्स इन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद लेट से कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो इवन दैट जो आपका इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टीशनशिप है वो स्मूथली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन में मदद करता है, ठीक है। बिकॉज नॉन पार्टीशनशिप एंड इम्पार्शियलिटी क्या सिग्निफाई करता है, वी आर न्यूट्रल, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अपहोल्ड्स credibility and trust in the public with respect to the functioning of the public service, ठीक है। तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश देखने को मिलता है विद इन द पब्लिक with respect to the public service and the public offices, and also it brings courage along with capability in the civil servant, and जाहिर सी बात है it will also ensure the equality and justice among different section of the society, इसलिए हम कह सकते हैं effective service delivery भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमने बात किया differences between impartiality and non-partisanship, and also talked about the significance of impartiality and non-partisanship, and in this we move to the neutrality. When we talk about neutrality का मतलब ये हुआ, जनरली अगर कहा जाए तो जो आपका सिविल सर्वेंट्स में न्यूट्रलिटी का क्या मतलब हुआ, तो एक तो होता है आपका पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि जब सिविल सर्वेंट्स अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं तो अल्टीमेटली वहां पर न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल रहने का मतलब ये है नॉट बीइंग बायस्ड, कि आप बायस्ड नहीं हो। अगर आपसे फैक्ट मांगा है, फीडबैक मांगा है, ओपिनियन मांगा है, तो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट या फिर प्रेजुडिसेस वाली विचारधारा है उसको लेकर नहीं आना है। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, एंड जो भी आप फैक्ट फीडबैक ओपिनियन दे रहे हो इट शुड बी, है ना, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट एंड डिलीजेंटली कैरिंग आउट द टास्क जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने ऑर्डर किए हैं, इररिस्पेक्टिव व्हिच पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर। ये तो हमने देखा ही। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी के। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी में एक तो आपका पैसिव न्यूट्रलिटी है, एक आपका एक्टिव न्यूट्रलिटी है। पैसिव न्यूट्रलिटी में क्या होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो कुछ भी कर सकते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ पर आपने भी एक सोचा होगा बात जरूर कि कहीं ना कहीं अगर पैसिव न्यूट्रलिटी होती है तो हो सकता है कुछ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वायलेट हो जाए, तो ये अनडिजरेबल है एंड इट कैन लीड टू द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इन द नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में क्या हुआ, मतलब कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलेंगी वो करना शुरू कर दिया जाएगा विदाउट टेकिंग नोट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। एंड नेक्स्ट इज योर एक्टिव न्यूट्रलिटी। एक्टिव न्यूट्रलिटी में क्या होगा, ऑफिसर विल डू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज रूल्स एंड ऑफिशियल मैनुअल से। तो एक्टिव न्यूट्रलिटी में क्या होगा कि जो सिविल सर्वेंट है या ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुनेगा, लॉ या रूल्स या ऑफिस मैनुअल्स की सुनेगा विदाउट फॉलोइंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड अगर एक्टिव न्यूट्रलिटी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है तो इट कैन लीड टू द सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, ठीक है।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो दो सेंस में इसकी बात होती है, एक तो निगेटिव पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। निगेटिव पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि इसको रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिसाइड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में उसके नैरो इंटरेस्ट को सर्व करती है। एग्जाम्पल भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नाजी जर्मनी। एंड यहाँ पर क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का आपको ही पता है कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था, दैट्स वाई लार्ज स्केल किलिंग भी हुआ। नेक्स्ट इज योर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये बेसिकली इंप्लाई करता है कि जो सिविल सर्वेंट से कमिटेड है किसके लिए, टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉज, है ना, एंड हैव फेथ इन प्रोग्राम्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अगर वो जो प्रोग्राम है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वो इन अकॉर्डेंस है टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये टेक्निकल एडवाइस देते हैं टू द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स आज टोटल न्यूट्रलिटी की। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस द न्यूट्रलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स एंड बेसिकली इसको खत्म ही कर लेते हैं न्यूट्रलिटी के टॉपिक को। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स तो इसकी बात अभी क्यों की जा रही है, इसकी बात इसलिए की जा रही है बिकॉज रिसेंट टाइम्स में ये जो ऐसा माना जा रहा है कि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं लाइक द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नर, यहाँ पर एग्जांपल भी बताया गया है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, या फिर यूं कहो कि स्पीकर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर के अंदर आया ऑन द ग्राउंड की देयर इज ए इश्यू रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी का इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में होना इसलिए भी जरूरी है तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को अपहोल्ड किया जा सकेगा एंड इसके लिए न्यूट्रलिटी इन द एक्शन एज वेल जरूरत है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको ही पता है कि जो पावर मिली हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, ठीक है, उसका गलत इस्तेमाल ना हो that can disturb the political fairness in the democracy and presently देख सकते हो cooperative federalism की काफी ज्यादा बातें की जाती हैं एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की न्यूट्रलिटी न दिखेगी तो इसके कारण कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर निकल कर आ जाएंगी। एग्जाम्पल भी बताया जाता है वेस्ट बंगाल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कि ये अपहोल्ड करे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, टॉलरेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन एंड कंडक्ट ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग these offices such that there is no political interference। तो ये हमने फ्रेंड्स बेसिक बातें कर ली। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। वीडियो में थोड़ा सा डिले हो सकता है फ्रेंड्स बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द लेक्चर सीरीज ऑफ एथिक्स कंप्लीटली। So friends, thank you for the today's lecture. Thank you very much.